हेलो हेलो हेलो। बच्चा पार्टी। मजा मा कैसे हो सर आपका दिन। मेरा नाम डॉक्टर का पेपर प्रोफेसर और हम चालू करेंगे सेकेंड लेक्चर ऑफ NLM। कैसे बच्चों बताओ क्या हालचाल बढ़िया। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट लेक्चर हो गया है। कौन कौन बच्चा पहली बार आया है बताओ। कौन कौन का सेकेंड लेक्चर है बताओ। बताओ यस या नो कर दो फटाफट से एक बार। यस नो फटाफट से कर दो। आज स्ट्रीक हो गई है 2। हमने ये सेकेंड पार्ट ऑफ द सिलेबस है तो हमने स्ट्रीक फिर से स्टार्ट करी है। स्ट्रीक है 2। बताओ कैसे हो बच्चों। बोलो 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 बोलो। चलो मेरे को थोड़ा सा बोर्ड ब्लैक दिख रहा है मैं यार। मेरे को ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। चलो मेरे को एक बार फिर से चालू करने दो। देखो देखते हैं सही हुआ नहीं हुआ। हाँ, एक सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया। स्ट्रीक 2 जो लोग नए आए पहली बार आए बेटा वेलकम टू माय क्लासेस। फिजिक्स वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले आप लोग कैसे पढ़ रहे थे। सिर्फ स्कूल जा रहे थे या कोई और कोचिंग में पढ़ रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप यहाँ पे आ गए हैं। मेरे को एक्चुअल में स्क्रीन दिख नहीं रही है ब्लैक दिख रही है। तो मैं पूछ रहा हूँ ये क्यों हो रहा है। मुझे नहीं दिख रही स्क्रीन सर ब्लैक दिख रहा है पूरा। हाँ ये मुझे दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। वह चेक करिए। ये बार बार क्या खुल जाता है इसे हटाओ ना। इसको थोड़ा सही करिए। लाइव होगा पर मुझे नहीं दिख रहा ना। मेरे को तो लग रहा है ना बार बार वही। और दिखता है तो सही रहता है। ठीक है। देखो 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 ये हुआ क्या। चलो ये क्या। हाँ हो गया। म्यूट कर दो म्यूट कर दो म्यूट कर दो उसको। म्यूट नहीं हो। ठीक है। थैंक यू। चलो 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 बहुत बढ़िया बच्चों चलो। हाँ चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब मुझे दिखना स्टार्ट हो। मुझे एक्चुअली दिख नहीं रहा था कुछ भी। तो प्रॉब्लम हो रहा था बहुत ज़्यादा। आओ चलो देखिए। बहुत सारे बच्चे बोले समाप्ति मैम कहाँ। समाप्ति मैम ही तो बेटा मैं समाप्ति मैम ये रूप बदल कर आई है और कुछ नहीं। ठीक है। एक जादू की जड़ी बूटी थी। मैं खा ली तो अब ऐसे नहीं ये यही है समाप्ति मैम। ठीक है। पढ़ो जरा ध्यान से अंदर हो। हाँ यार। मैम थोड़ा सा अटक गई है। मैम की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो सैटरडे के लिए क्लास एक्सचेंज कर ली मैंने मैम ने। ठीक है। चलो। एक्सचेंज तो बोल देता हूँ मैं फिर देता नहीं वापस किसी को भी। चलो देखो इधर ध्यान से। भाई बंदर हो। पार्ट 2 अपने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस थे जो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद। ये सब तो हो गया था। अरे कहाँ गया। थर्ड लॉ से चालू करना था। थर्ड लॉ पे थे अपन कल। चलो हमने ऑलरेडी सब कुछ लिख लिया था थर्ड लॉ के बारे में। लास्ट क्लास में क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है बेटा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ पढ़ा था हमने लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने दिया था न्यूटन ने चोरी कर लिया था। कॉपी पेस्ट मार दिया अपना फर्स्ट लॉ बोल दिया था। ठीक है। आज बात करेंगे थर्ड लॉ की फिर उसके बाद बात करेंगे सेकंड लॉ की। पहले थर्ड की होगी फिर सेकंड की होगी। फर्स्ट थर्ड सेकंड। फर्स्ट और थर्ड क्या है थियोरेटिकल है। सेकंड लॉ पूरा मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब लग जाता है उसमें। ग्राफ व्राफ सब आता है। ठीक है। तो हमने थर्ड लॉ को शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। लिख लिया है तो भी नोट कर लेना फिर से एक बार। थर्ड लॉ सिंपल है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या है थर्ड लॉ बेटा। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो फोर्सेस हमेशा पेयर में अकर करते हैं। जैसे कि समझो जब अगर मैं चल रहा हूं तो देखो ध्यान से क्या करना। मैं क्या कर रहा हूं। नीचे ये अर्थ है।
मैं आगे बढ़ने के लिए देखो मुझे पेड़ से पीछे धक्का मारना पड़ता है। देखो आप नोटिस करो, आप आगे बढ़ने के लिए क्या करते हो, मैं इसको पीछे धक्का मारूंगा तो मैं अपने आप आगे जाऊंगा। देखा आपने, जैसे एक पैर उठा के आगे बढ़ो, दूसरा पैर पीछे स्लिप होने की कोशिश करता है, आप पीछे धक्का मार रहे हो। तो वाई डू वी मूव, आप फोर्स लगा रहे हो पीछे और आप पर आगे फोर्स लगा रही है अर्थ। तो यू मूव बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ या ग्राउंड ऑन यू। अपने आप मूव करना पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। हम वॉक कैसे करते हैं समझाते हैं, इस बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। हम वॉक करते हैं फ्रिक्शन के कारण, बात करेंगे थोड़ी सी इस बारे में, ठीक है। तो बेसिकली उसमें भी क्या होता है, हम पीछे धक्का मार रहे हैं तो अर्थ हमें आगे धक्का मार रही है। तो मैं आगे कभी कोई अपने अपने खुद के फोर्स से दुनिया में कोई भी आज तक चल नहीं पाया है, ठीक है। मेरा फोर्स मुझ पर नहीं लगता, मेरा फोर्स कभी मेरा फोर्स कभी भी कभी भी मुझ पर नहीं लग सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द न्यूटन थर्ड लॉ। चलिए, 86% बच्चे पुराने हैं, बहुत बढ़िया। 60 सेकेंड सवाल करेंगे, ये वाला बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गलत है, नॉट नॉट ट्रू मतलब गलत है, रिगार्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। पहला, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो लॉ ही है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर साइमल्टेनियस फोर्स। बताइए कौन सा इसमें गलत है। बताइए। तो शाबाश, सही है। सेम बॉडी पे लगना पॉसिबल नहीं है। मैं अर्थ पे लाऊंगा तो अर्थ मेरे पे लगाएगी, एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं लग सकता, ठीक है। सबको समझ में आई बात, ये बड़ा आसान सवाल था ये तो, है ना। बी, इजी था। चलो, हो जा, चलो यार, बहुत स्लो स्लो नहीं हो रहा आजकल, बहुत टाइम दे दिया मैंने, इतना टाइम नहीं देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड, शाबाश। अगला सवाल। A 60 kg man pushes a 40 kg man by a force of 60 न्यूटन। पूरा लिख लो, 60 न्यूटन। ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। देन 40 kg man has pushed the other man with the force of, बताओ। सिंपल सवाल, 30 सेकेंड्स, बताइए। सिंपल सवाल है। लेटेस्ट एक 60 kg का आदमी है, ये धक्का दे रहा है 40 kg के आदमी को, दोनों से धक्का, दोनों धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये तेरे को मार दूंगा, तेरे को मार दूंगा, ऐसे करके लड़ रहे हैं दोनों बैठ के, ठीक है, धक्का मार रहे हैं। ये कितना है, 60 kg का, ये 40 kg का। ये इसको धक्का दे रहा है कितने का, 60 न्यूटन का। जो 60 का, ये कितने का धक्का देगा, बताओ 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 बताओ। सिंपल सवाल है। हम्म बताओ बताओ बताओ। आंसर क्या होगा बेटा इसका, 60।
क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं हमेशा, ठीक है। अगर आप किसी को 60 से दोगे तो वो भी आपको 60 से ही धक्का देगा। समझ में आया बच्चे बात? सेम सेम होता है, सेम सेम। ये इसको 100 से देगा तो ये भी इसको 100 से देगा। नाइस। 40 मत कर दो, 60 है तो 40 नहीं बेटा। सिंपल है ये कंसेप्ट, सेकेंड थर्ड लॉ पर डायरेक्ट। अगला देखें, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट एक्शन एंड रिएक्शन। तो दिख रहा है एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, इक्वल मैग्नीट्यूड सही है, अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट जीरो, ठीक है। चलो, व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द फोर्स, ये बहुत अच्छा सवाल है, सोचो जवाब दीजिए इसका, सोच समझ के जवाब देना, बहुत बढ़िया सवाल है। जब एक घोड़ा खींचता है गाड़ी को, घोड़ा गाड़ी, द फोर्स दैट हेल्प द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज, बहुत प्यारा डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें समझने के लिए। तुम्हारे पास एक घोड़ा है, ठीक है। अब घोड़ा क्या खींच रहा है बेटा? घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है। चलो देखिए ध्यान से, तो अब घोड़े के पास दो फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है। एक तो ये घोड़ा गाड़ी पे लगा रहा है, एक जमीन पे लगा रहा है। व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट, फोर्स दैट हेल्प्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड, घोड़े को आगे ले जाने में कौन सा फोर्स मूव हेल्प करेगा? सिंपल सी बात है, घोड़ा जमीन को पीछे धक्का मारेगा तो जमीन इसको आगे धक्का मारेगी। तो ग्राउंड इसको आगे आगे बढ़ने के लिए जमीन का धक्का लगता है हमेशा, काट का तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। ग्राउंड ऑन द हॉर्स नहीं, ये वाला सही है बिल्कुल। ग्राउंड ऑन द कार्ट, क्राउड अगर ग्राउंड कार्ट पे लगा है तो कार्ट आगे चलेगी, है ना। हॉर्स ऑन द ग्राउंड नहीं, आंसर आ जाएगा बी। अच्छा सवाल है का, तो काफी कम बच्चों ने सही करा। कार्ट कैसे भैया, तेरे पीछे कोई चीज बांध दूंगा, समझ, मुझे बता। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, लेटस से मैं ऐसे चल रहा हूं, अब लेट से रस्ते से पीछे मैंने मेरे यहाँ पे बहुत मोटा पत्थर बांध दिया, ये गाड़ी बांध दी, कुछ ही बांध दिया। अब चल रहा हूं तो कमर ऐसे जाऊंगा, तो चलना मुश्किल होगा या आसान हो जाएगा? प्रैक्टिकल सोच, इतना दिमाग मत लगा, बी ए लिटिल प्रैक्टिकल। सिंपल सी बात है, तो भाई चीजें क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो ये गाड़ी तो उसको, गाड़ी के कारण तो स्पीड उल्टी स्लो होगी, आगे नहीं जाएगा ये। आगे क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि, अच्छा एक काम करो, गाड़ी हटा दो तो आगे जाएगा, तब भी आगे जाएगा। तो गाड़ी भी तो डिपेंडेंट है, नहीं आगे जा रहा है नहीं जा रहा है। कैसे आगे जा रहा है? घोड़ा जमीन को धक्का मारता है, टपक 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 टपक, तो जमीन, जब आप आगे बढ़ते हो कूदते भी हो, आपने कभी देखा है ऊपर कैसे कूदते हो? जमीन को नीचे धक्का मारते हो, धड़ से पेड़ से नीचे धक्का मारते हो, तो अर्थ आपको ऊपर धक्का मारती है तो आप कूद पाते हो, ठीक है। अ कार एक्सेलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय, बताइए। 30 सेकेंड्स। आगे क्यों बढ़ती है? तो गाड़ी हमारी, कार एक्सेलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड क्यों, बताओ, सोचो। अच्छे सवाल है, सोच के बताओ। बताओ बताओ बताओ।
बहुत बढ़िया। इंजन गलत है, ड्राइवर गलत है। इंजन और ड्राइवर तो कार के अंदर है, तो वो उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो गाड़ी का इंजन है उससे क्या हो रहा है, इंजन से एनर्जी जो बन रही है, वो एनर्जी से क्या हो रहा है, पहिए घूम रहे हैं, पहिए घुमा रहा है, वो घूमते हुए पहिए से क्या हो रहा है, वो पहिए जमीन को पीछे धक्का दे रहे हैं, तो जमीन इनको आगे धक्का दे रही है। आंसर आएगा द रोड। अर्थ क्यों नहीं आया बेटा, क्योंकि रोड पे चल रही है, अर्थ पे नहीं चल रही है, ठीक है। आंसर आएगा रोड। ओह नाइस, काफी बच्चों ने सही किया, पर बाकी लोगों ने गलत किया। आप समझ रहे हो, बेसिक सवाल थियरी के। भाई खुद के फोर्स से तो खुद चले नहीं सकते ना बेटा, ठीक है, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मैं खुद के फोर्स से नहीं चल सकता, इंजन से पहिए घूम रहे हैं, सही बात है, पहिए घूमने से फोर्स कहां लगा रहे हैं, अपन अर्थ को पीछे धक्का दे रहे हैं, या रोड पे तो रोड को धक्का दे रहे हैं, तो रोड हमको धक्का दे रही है, इसलिए हमारी गाड़ी चल रही है। आया बेटा। अब बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, what is the angle between action of the book on the table and reaction of the table on the book? 30 सेकेंड फिर से लो, करो, बहुत सवाल करने आज, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स। बताओ बताओ बताओ। हाँ, अर्थ पे रोड हो गया, पर क्वेश्चन में ब्रोड लिखा है ना स्पेसिफिकली, क्वेश्चन में जो लिखा है वैसे कर, क्वेश्चन में रोड लिखा है, ठीक है, तो रोड ही बताना पड़ेगा आपको। कोई बात समझ में आई? मैं मानता हूँ रोड अर्थ के ऊपर, भाई जरूरी तो ना अर्थ के ऊपर, मार्स के ऊपर भी हो सकती है। अभी तो चांद पे भी बहुत काम चल रहा है, चांद पे बना दी रोड, कैसे करोगे? फ्लाईओवर भी तो हो सकता है, फ्लाईओवर, क्या बता आपको। तो रोड लिखा है तो फिर रोड बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, आंसर 180 डिग्री सही है, क्यों भाई? टेबल पर पहले तो एक्शन रिएक्शन में हमेशा एंगल 180 होगा। टेबल पे बुक रख दी तुमने, तुम बुक रखी हुई है टेबल पे, बुक रखी है, ठीक है भैया। अब बताओ, सिंपल सा कंसेप्ट देखते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है, बुक इसके ऊपर नीचे धक्का मारेगी, ये बुक के ऊपर ऊपर धक्का मारेगी, है ना। तुम किसी पे बैठते हो तो तुम्हारा वेट लगेगा नीचे, उसका फोर्स तुम पे ऊपर लगेगा, दोनों में एंगल कितना होगा हमेशा, 180 डिग्री। स्टार लगा के लिख लो, स्टार लगा के लिख लो बेटा, एंगल बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर इज ऑलवेज, हमेशा कितना होगा, बताओ रे लल्ला, क्या होगा ये? आया बच्चा? वेरी गुड। क्योंकि इक्वल और अपोजिट होते हैं हमेशा, तो वहां एक शब्द है, इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट मतलब उल्टा, उल्टा मतलब एंगल, ये उल्टा, एक इधर उल्टा। तो जब भी दो चीजें अपोजिट होती है, उल्टी होती है, उनमें जो एंगल होता है 90 इधर 90 इधर, टोटल कितना 180 हो जाता है। अ मैन इज एट रेस्ट इन द मिडल ऑफ अ पॉन्ड, पड़ा हुआ है, परफेक्टली स्मूथ आइस, he can get himself to shore by making use of न्यूटन्स। बताइए, तो बर्फ है, बर्फ, आज ब्लू नहीं, हाँ ब्लू है, बर्फ का पानी मतलब आइस पे है, यहां पर शोर है, यहाँ हमारा फंस गया बंदर,
अब ये इधर से इधर कैसे आ सकता है बताओ, कौन सा लॉ? बताओ बताओ बताओ, कैसे? वाई, गिव रीजन वाई। अगर फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड लॉ जो बोल रहे हो वाई बताना क्यों, कैसे आ सकता है। तो देखो समझाता, सिंपल तरीका क्या होता है, इसको इधर आने के लिए, लेट से इसको इधर आना है, तो इसको पता है क्या करना पड़ेगा, कोई बॉल वॉल या अपना पेड़ से जूता निकाल कर कोई चीज को इस तरफ फेंकना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, कोई चीज को इस तरफ फेंकना पड़ेगा। जब फेंकेगा तो रिटर्न में ये इधर धक्का मारेगा, इस पे अपने आप पीछे धक्का लगेगा, तो ये डग 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 करके शोर पर आ जाएगा। तो यहाँ हमेशा क्या होगा, थर्ड लॉ का इस्तेमाल। आपने इसका एग्जाम्पल देख रखा होगा। अगर आप कभी आइस स्केटिंग तो नहीं कर पाओगे क्योंकि मुझे पता है अमीरों के शौक है, इतने अमीर तुम नहीं हो। लेटेस्ट से तुमने कभी स्केटिंग करी है नॉर्मल? अरे भाई स्केटिंग करी है या नहीं करी कि जीवन में बताओ कभी, हैव यू डन स्केटिंग? करी है? स्केटिंग अगर तुमने बास्केटबॉल हाथ में ले रखी है, तुम स्केटिंग कर रहे हो, तुम्हें अगर इस तरफ पीछे जाना है, तुम बास्केटबॉल को इस तरफ फेंकोगे तो अपने आप इधर पीछे नहीं चले जाओगे तुम। तो इधर इसको जाना है तो ये अपने आप नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई स्मूथ होता है। देखा तो होगा, देखा तो होगा, या देखा कभी कोई ऐसे जोर से बॉल फेंकता है तो बॉडी अपने आप पीछे हो जाती है। तो तुम कभी भी आगे धक्का मारोगे तुम अपने आप पीछे चले जाओगे। तो ऐसे ही थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके इसको निकलना पड़ेगा बाहर। ठीक है, तो थर्ड लॉ के इस्तेमाल से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है भैया, समझ में आई बात? नहीं खेला तो कोई बात नहीं, वॉलीबॉल खेला, कोई भी बॉल का गेम तो कभी खेला होगा जीवन में? नहीं खेला सर, हम तो बचपन से 12वीं से खेलते आ रहे हैं। तो फिर कुछ नहीं कर सकता बेटा मैं। तो फिर तुम आज एक काम करना, बॉल लेना, ठीक है, हवा में जंप करना, ऐसे मत फेंकना, हवा में जंप करके बॉल को जोर से फेंकना। ठीक है, तो जब तुम ऐसा करोगे ना, हवा में जब जोर से फेंकोगे तुम अपने आप थोड़ा पीछे चले जाओ। खुद नोटिस करना है इस चीज को। ठीक है। जिसने बास्केटबॉल खेला होगा वो नोटिस करा होगा, जैसे हवा में जंप करके बॉल को ऐसे फेंकता है, कभी भी हवा में जंप करके जब ऐसे फेंकते हैं बॉल को अपने आप थोड़ा पीछे आ जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड लॉ है वो, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिव्स क्रिएशन ऑफ फोर्स, ये क्लास में कल बताया था। ठीक है, थर्ड लॉ देता है, फर्स्ट लॉ देता है, ये फर्स्ट लॉ देता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सेकेंड देता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, थर्ड देता है क्रिएशन ऑफ फोर्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ बताता है क्या, व्हाट इज फोर्स, सेकेंड बताता है हाउ मच फोर्स इज देयर। ठीक है, और या कितना है, ये सॉरी सिंपल टर्म में बोले, फोर्स क्या है, फोर्स कितना है, फोर्स कैसे लगा, कैसे लगा, ये सिंपल टर्म्स में समझते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड लो, फर्स्ट लो बोलता है फोर्स लग, फोर्स कब लग, सॉरी उल्टा, क्या है नहीं बोलते, क्या बोल रहे हो बेटे, कब लगा, कब लगेगा। ठीक है, क्या है या कब लगेगा, ये बोलता है फर्स्ट लो। सेकंड लो बताता है कितना लगेगा। ठीक है, थर्ड लो बताता है क्या, कैसे लगेगा। ये नोट कर लेना बेटा, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें सेकंड लास्ट से पढ़ो क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। कब लगेगा, जब वेलोसिटी बढ़ानी है या कम करनी है, रेस्ट से हटाना है, इनर्शिया वाला चेंज करना है, तब लगेगा। व्हेन वी किक अ स्टोन, क्यों मारा, वी गेट हर्ट, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन डज इट हैपेंस, बताओ, इनर्शिया, वेलोसिटी, रिएक्शन या मोमेंटम। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए, बताओ फिर 30 सेकेंड्स। किस कारण से तुम्हें चोट लगेगी, बताओ, आसान है, तो मुश्किल नहीं है।
तुम चाहो तो एक बार करके देख सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा काम करो, आप घर के पास जाओ, एक बड़ा सा पत्थर को रखो जमीन पे। अब मानो ये पत्थर फुटबॉल है, और जाओ पूरा दम लगा के ठाट से लात मारो पत्थर पे, एक बार बस एक बार, क्योंकि दूसरी बार मार भी नहीं पाओगे, पेट टूट जाएगा, हाँ ठीक है। पर तुम्हें तो फील होगा कि तुमने स्टोन को मारा, पर दर्द तुम्हें हुआ। क्यों? क्यों हुआ ऐसा, सोच के बताओ। तुमने मारा स्टोन को, पर दर्द हुआ तुमको, क्योंकि स्टोन ने भी तुमको मारा भाई। रिएक्शन आया है। एक्शन का क्या आता है? रिएक्शन आता है। रिएक्शन हम सबको लग कर जाता है। शाबाश। हॉकी प्लेयर इज मूविंग नॉर्थवर्ड एंड सडनली टर्न वेस्टवर्ड। नॉर्थ से हो गया वेस्ट, ऐसा बदल गया ये, ठीक है। विथ सेम स्पीड टू अवॉइड अपोनेंट, फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर इज। क्यों बदल पाया है, याद रखना बेटा। फोर्स विच हेल्प अस मूव इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल ही नहीं पाते बेटा, ठीक है। तो ये घुमा घूमेगा, चलेगा फिरेगा, किस कारण से? फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। मसल खुद के फोर्स है तो खुद पे फर्क ही नहीं पड़ता, मसल हटा दो। अब फ्रिक्शन किधर लगा होगा? जिसको घुमा दिया, बताओ भाई। इसको इधर घुमाना है, देखो, तो एस को ऐसे घुमाना है, तो एक फोर्स ऐसा लगेगा इधर, दूसरा इस तरफ स्पीड खत्म करनी है, इधर लगेगा। देखो ना, इधर घुमाना है, देखो इसको ऐसा करना है। चलो सिंपल सी बात करते हैं, तुम्हें सिंपल सा टारगेट देता हूं बेटा मैं। ओए सुनो, छोटा सा टारगेट। तुम्हारे घर में बनी 10 कचोरी, ठीक है। अब कल बनने हैं 10, और नेट में देख रहे हैं ना, प्लेट में 10 कचोरी पड़ी है। अब ताऊ जी आए घर पे, ताऊ जी घर पे आए, ठीक है। तुमने क्या बनाया? कचो समोसे ही बना लिए। फिर ताऊ जी गए घर से, ठीक है, तो प्लेट में 10 समोसे बचे। तो समझते हैं ध्यान से यहां हुआ क्या। इसका मतलब ताऊ जी ने पहले क्या करा? 10 कचोरी खाई, फिर 10 समोसे बनकर आए। समझ रहे हो बात को? जब तक कचोरी खत्म, लेट से सिर्फ 10 समोसे और डाल दिया आपने, तुमने बोला फोर्स इधर लगेगा फ्रिक्शन का, तो ये वाला फोर्स इधर नॉर्थ को खत्म कर सकता है क्या? नहीं, नहीं कर सकता। तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा पहला, देखो समझो समझो, आपको 2 फोर्स लगेंगे। एक स्पीड बढ़ाने में इधर वेस्ट में, तो आपको एक फोर्स लगेगा इधर वेस्ट में, एक फोर्स लगेगा नॉर्थ की स्पीड काटने के लिए। नॉर्थ में आ रहा है, आपको साउथ में एक फोर्स देना पड़ेगा रोकने के लिए, तो फोर्स आ जाएगा साउथ वेस्ट में, जो आपको चला रहा है। आए बेटे समझ में? फोर्स किस तरफ आएगा? साउथ वेस्ट में है। बहुत अच्छा सवाल है, योद्धा था, अच्छा सवाल था। ध्यान से देखना बेटा, थ्योरेटिकल सवाल है, कम को समझ में आता है ये। सर नॉर्थ में जा रहा हूँ सर, वेस्ट में मुड़ना है, तो वेस्ट में धक्का दे दूंगा। बेटा तू वेस्ट में धक्का देगा ना, तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, टेढ़ा होते जाएगा, पर ये नॉर्थ वाला 0 नहीं हो सकता। भाई तू कितने समोसे डाल ले, तेरे प्लेट में 10 कटोरी है, 10 कचोरी है, तू कितने ही समोसे डाल ले, 10 कचोरी खत्म होगी क्या? नहीं होगी। 10 कचोरी पहले खानी भी तो पड़ेगी, समझ रहे हो बात को? तो खाने का मतलब नॉर्थ को खत्म करके वेस्ट करना है। नॉर्थ को खत्म कौन करेगा? साउथ। वेस्ट में देना तो वेस्ट में दे दो, ठीक है। सेम स्पीड हो डिफरेंट स्पीड हो कोई मैटर नहीं करता बेटा, मैं तो सिंपल बात कर रहा हूं तुमसे। अरे भाई चल, फिर समझ इस चीज को, ये अच्छा सवाल है।
मैंने बोला इस तरफ, समझ, लेट अस से मैंने बोला इस तरफ मेरी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मुझे इसे स्टॉप करना है 5 सेकेंड में। तो बताओ, इसको स्टॉप करने के लिए टाइम में छोड़ो, फोर्स का डायरेक्शन किधर लगाऊंगा, या ब्रेक किस तरफ लगने चाहिए बताओ। इसको स्टॉप करना है तो फोर्स का डायरेक्शन आगे होगा ए या पीछे होगा बी, इतना बताओ। स्टॉप करना है, बोलो जी। मुझे रोकना है इस भाई को, तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। हम्म हम्म, बहुत बढ़िया, बी करेक्ट है। अब देखो, ये भाई यहां स्टॉप हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको इस तरफ वेलोसिटी बढ़ानी। तो बताओ, अब स्टॉप पर है, फोर्स किधर देना पड़ेगा, ऊपर या नीचे। बहुत बढ़िया, इसको मेरे को स्पीड बढ़ानी है ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहां देना पड़ेगा बताओ। बताओ। इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो नेट में जब तुम्हें ये दोनों समझ में आ गए, तो नेट में यहां से यहीं तो लाए हो, तो दो फोर्स लगे, एक पीछे रोकने के लिए लगा, देखो, और एक ऊपर स्पीड बढ़ाने के लिए लगा। कितने फोर्स लगे, दो फोर्स लगे, ठीक है। आया समझ में, अरे भैया आया समझ में। सेम सवाल यहां पर भी है भाई, इसमें सेम सवाल है। नॉर्थ में स्पीड थी कुछ, तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा नीचे टू स्टॉप, फोर्स का लगा, साउथ में लगा, रुक गया इधर, अब इधर जाना है, अब इधर जाना है, कहाँ, वेस्ट में, तो फोर्स लगेगा एक वेस्ट में, नेट फोर्स क्या लगेगा, साउथ वेस्ट। चलो, टाइप्स ऑफ फोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। हमें पता था 4 टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं, याद है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, देन देयर इज वीक फोर्स या वीक न्यूक्लियर, देन देयर्स इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन, ठीक है। पे याद रखना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट ओनली इनसाइड न्यूक्लियस। अपने इलाके का तो हर कुत्ता शेर होता है, बेसिकली उस पर यह कहावत लगती है। अपने इलाके का कुत्ता भी शेर होता है, शेर, शेर होता है।
क्योंकि इसे भाई बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस, बहुत खतरनाक, बहुत स्ट्रांग, पर इतनी सी स्पेस में, इससे तुम बाहर आए ये लगना ही बंद हो जाएगा। मैं यहां कुछ नहीं जानता। ठीक है, ग्रेविटेशनल सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे वीकेस्ट होता है। समझ में अच्छी बात है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है बिकॉज ऑफ चार्जेस, और उसमें सारे फोर्स जितने भी आप देखते हो ना, फ्रिक्शन हो गया आपका, आपका टेंशन नॉर्मल, हम सब ये पढ़ेंगे अभी है ना, टेंशन हो गया, नॉर्मल वॉर्मल, बहुत सारे स्प्रिंग स्प्रिंग, जितने भी फोर्स हैं, ग्रेविटेशन और न्यूक्लियर छोड़ के पूरे केमिस्ट्री के फोर्सेस, सब कुछ, वॉन्डरवॉल, लंदन डाइपोल, डाइपोल सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आयनिक कोवेलेंट सब इधर आते। ठीक है, ठीक है, शेर की स्पेलिंग SHER होती है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। मेरे को तो लगा शेर इंग्लिश वर्ड है, पर इट्स ओके, शेर। बंदरों में तो प्यार है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, कल वैसे ये लिख लिया था, सिर्फ इसमें इतना लिख लो, ये वीकेस्ट होता है और वो स्ट्रांग होता है बट ओनली इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, चलो सवाल देखें। जब बोहर ने हाइजेनबर्ग का हाथ मिलाया, when नील बोर shook hand with हाइजेनबर्ग, what kind of force did they exert? बताइए, क्या हुआ? जब मैंने तुमको छुआ तो मुझे करंट सा महसूस हुआ। करंट नहीं था वो बेवकूफ, वो था कौन सा? या करंट महसूस क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। करंट पॉसिबल है, तुम्हें भी लगता होगा। कभी कभी ऐसा होता है किसी को से छूते हैं या कोई चीज को भी टच कर जाती है, झट से एक सेकंड के लिए स्टैटिक सा एक हल्का सा झटका सा लगता है। ठंड में बहुत होता है वो। देखा ये कभी से बोर्ड को टच करा, अच्छा आप कहीं पे कुछ कपड़े पहन रखे हो, कोई कपड़े वपड़े को टच करो, एक हल्का सा झटका सा लगता है करंट का। किसी के किसके साथ तो वो हुआ है, स्टैटिक शॉक बोलते हैं उसको। हुआ है किसी के साथ? यस, वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि चार्ज के कारण ही लगता है बेटा। वेरी गुड। फ्रिक्शन होता है जब दो चीजें से टकराएगी, फ्रिक्शन या नॉर्मल फील होगा। जो भी ऐसा फोर्स है किसमें होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आते हैं। EGN रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन और न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ गिवन सेपरेशन, देन। ठीक है, हमको पता है ऑलरेडी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर होता है, वीकेस्ट ग्रेविटेशन होता है, सेंसलेस। ये सवाल बहुत दमदार है, पूरे आराम से करना, 120 सेकेंड से आराम से करना। हाउ मेनी फोर्सेस आउट ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रॉन्स exert a force on a proton which is inside nucleus? यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। न्यूट्रॉन exert force on a proton which is inside nucleus, which is in nucleus। इनमें से चार में से कितने फोर्सेस लगे? सवाल समझ में आया? एक लगेगा, दो लगेंगे, तीन लगेंगे, चार लगेंगे? बताओ। देखो, बताओ। ग्रेविटेशन लगेगा, हमेशा लगेगा। ग्रेविटी अगर मास है तो ग्रेविटी लगेगा, बहुत कम होगा पर लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में लग रहा है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। इसमें प्रोटॉन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं लग सकता बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए तो दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव, एक पॉजिटिव ऐसा होना चाहिए। एक न्यूट्रल है तो उसपे, भाई केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया तुमको न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है? नहीं पढ़ाया? बताओ सुधांशु सर को, थर्मोडायनेमिक्स चालू होने वाला है एक दो दिन में, है ना? इस हफ्ते में तो वापस आ रहे सुधांशु सर आप लोगों से मिलने। बताओ बताओ बताओ। हाँ, तो न्यूक्लियर लगेगा क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, शाबाश। तो आंसर आएगा 2। आया बेटा समझ में? वीक तो आप इग्नोर कर दो जहां भी लिखा हो, ठीक है, वो अलग चीज।
आया समझ में बेटा? वीक कब वीक तो लगता है जब ट्रांजिशन होते हैं, वो अलग होता है, गामा रेज वगैरह निकलती है, दैट इज वेरी डिफरेंट। वीक लगता है जब अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके वगैरह होते हैं ना, डीके में लगता है। तो यहाँ तो कोई ऐसा डीके हो नहीं रहा है। वाह, चलो। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस प्रोटॉन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ प्रोटॉन व्हिच इज इनसाइड न्यूक्लियस? अब 45 सेकेंड्स दूंगा बस, बताइए। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन है, बताओ कितने लगेंगे? सिंपल है, मुश्किल मुश्किल नहीं है, सोच के बताओ। बताओ, ग्रेविटेशन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, न्यूक्लियर लगेगा? क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ग्रेविटी तो हमेशा ही लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगेगा जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होंगे। न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियर लगेगा, आंसर आ जाएगा 3। बस सिंपल सवाल। काफी बढ़िया। चलो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इफ ऑल मैटर वर मेड ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल सच एज न्यूट्रॉन, इनमें से क्या होगा? हार्ड है सवाल, आराम से करना। रॉन्ग बताना है। तो जो सही, अगर दुनिया में चार्ज पार्टिकल खत्म हो जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स खत्म हो जाएगा। बात तो सही है, चार्ज पार्टिकल खत्म हो गए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स खत्म हो गया, तो देयर विल बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है ये भी, टेंशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चेयर पे बैठ पाना पॉसिबल नहीं होगा, ये भी सही है। एक ही गलत है, अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड अर्थ। क्यों? ये गलत है, तो आंसर है 4th। बताओ क्यों? बताओ क्यों? बताओ 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 क्यों? भाई अगर न्यूट्रल है तो भी ये क्यों मूव कर पा रही है अर्थ सन के आसपास? गिव रीजन वाई, बताओ बताओ। क्योंकि यहां कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशन का लगता है। शाबाश। ग्रेविटेशन चार्ज पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता रे छोरे, तो ग्रेविटेशन वही रहेगा। ठीक है, गुड क्वेश्चन। आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेंट्रीपिटल विटल पढ़ा है मैंने, क्या होता है? कुछ बकवास ना करो, तो पता भी नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। डू यू नो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक रोल होता है जो कोई भी प्ले कर सकता है। रोल मतलब क्या होता है पता है तुमको? रोल मतलब क्या होता है ना? तुम्हारा कंसेप्ट कितने वीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हो। समझो, सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, वो एक रोल है। रोल जैसे जैसे पापा एक रोल है। ठीक है, अब ये नहीं सकते ना कि ये पापा, सबके पापा यही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो फादर ऑफ नेशन की बात नहीं, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। जैसे मेरे पापा का नाम है अल्फा बीटा गामा, तो बोला अल्फा बीटा गामा सबके पापा ये नहीं, पापा एक रोल है। मेरे पापा कोई और है, तुम्हारे पापा कोई और है। ठीक है, जो तुम्हें बचपन से पाल पोस के बड़ा करे हो तुम्हारे मम्मी पापा, तो मम्मी पापा एक रोल होता है। समझ, रोल समझ में आया? वो कोई भी प्ले कर सकता है। ठीक है, आया, सबका अलग अलग होता है। तो अगर मैं धागे को बांध के गोल घुमाऊं तो टेंशन हो जाएगा सेंट्रीपिटल। अर्थ को से गोल गोल घुमाऊं तो ग्रेविटी हो जाएगा सेंट्रीपिटल। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आसपास गोल गोल घूमते हैं न्यूक्लियर, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाते हैं, वो हो जाता है सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता, समझो, एक रोल होता है जो कोई भी प्ले कर सकता है। समझ में आई बच्चों बात? कार जब गोल घूमती है रोड पे तो फ्रिक्शन हो जाएगा सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल एक रोल है। रोल समझ में आया? और डॉक्टर, दुनिया में एक ही डॉक्टर है क्या? बस नहीं, एक रोल होता है, समझ रहे हो, जो कोई भी प्ले कर सकता है।
भाई समझ में बच्चों बात आई? हाँ भाई, क्लियर है बात? गुड, शाबाश। इट इज जस्ट अ रोल, और कुछ ना है भाई। चलो सेकेंड लॉ पे आएंगे। न्यूमेरिकल के लिए रेडी हो? न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल सर, न्यूमेरी तो ठीक है सर, कल करा देना लेकिन ना सर, न्यूमेरी ओके, कल 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 कल, पर कल के लिए तो हमेशा रेडी होते हैं। न्यूमेरिकल, चलो समझते हैं क्या होता है सेकेंड लॉ। समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा मोमेंटम। तो व्हाट इज मोमेंटम समझते हैं, नोट करना बेटा। मोमेंटम लिखते हैं बेटा पी वेक्टर, साइन होता है इसका पी वेक्टर। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो बेटा मोमेंटम क्या होता है। ये देखो शुरू हो गया ना, कल के लिए तो हमेशा ही रेडी होते हो। चलो चुपचाप पढ़ो आज अंदर। मोमेंटम लिखते हैं किसी बेटा पी से। अब होता क्या सर ये, व्हाट इज दिस, हमको नहीं पता। देखो मोमेंटम के कारण आपको चोट लगती है। देखना बेटा, मोमेंटम वो चीज है जिसके कारण आप डिसाइड करते हो कितने जोर से लगेगी। नहीं समझ आया? देखो समझाता हूँ तुमको, सब भूल जाओ जो लिखा है, सीधा मेरी तरफ देखो। ऐसा फंडा से कहूंगा जीवन भर कभी नहीं भूलोगे। मोमेंटम के कारण तुम्हें चोट लगती है। जैसे कि लेटेस्ट से सिंपल सी बात करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ओए इधर इधर देख, ध्यान से समझा रहा हूँ। तुम्हें चोट दो कारण से लग सकती है, या तो किसी की वेलोसिटी के कारण या किसी के मास के कारण। जैसे लेटेस्ट से मैंने बोला कि कोई हाथी अगर तुमको हल्का सा भी मार दे टचक, या कोई ट्रक से तुम्हारी हल्की सी भी टक्कर हो जाए, धीरे से ही टक्कर हो, ट्रक धीरे धीरे आके तुम टकरा जाए ठक, तुम्हें बहुत जोर की चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, या हाथी का मास बहुत ज्यादा है, या जैसे तुम आके मेरे से टकरा गए, तुम रोने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि मेरा मास, मेरे पेट का मास भी बहुत ज्यादा है। तो हम जब भारी चीजें होती है तो हमें चोट लगाने की कैपेसिटी होती है। इसलिए जब तुम देखोगे कि कोई भी फाइटिंग वाले टाइप स्पोर्ट्स होते हैं, यूएफसी हो गया, बॉक्सिंग हो गया, ठीक है, टाइकोंडो वगैरह, जूडो वूडो हो गया, सब में वेट की कैटेगरीज होती है। क्यों? क्योंकि मास से चोट लगाने की एबिलिटी में फर्क पड़ता है। कोई सात सट, जैसे लेट से कि मेरा वेट 70 किलो है, ठीक है, मेरी दोस्त है किटकैट, उसका वेट जो है 40 किलो है। तो बताओ, सिंपल सी बात है, वो मैं उसको मारूंगा तो उससे ज्यादा जोर लगेगी। क्योंकि वेट ज्यादा जितना, मास जितना ज्यादा, इतना चोट लगाने की एबिलिटी ज्यादा हो जाती है। पहली चीज समझ में आया। दूसरी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। लेटर से तुम जा रहे हो कोई बैंक में चोरी करने, करना नहीं गंदी बात होती है, पकड़ने में आ जाता है, बहुत मार पड़ती है, ठीक है। तो तुम जा रहे हो बैंक में चोरी करने, तुम लेकर गए बुलेट, गन नहीं बुलेट लेके। अब तुम बैंक में आके बोले, ए भाई सुन, वो बोले, ए मैडम सुनो। जी सर, बताइए क्या आपका प्ला 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 बैंक में स्वागत है। मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ? ये बुलेट है, बुलेट मैडम जी, बुलेट है। सारे पैसे निकालो अभी के अभी, एक खाली करो पूरा बैंक, दो बैंक बैंक का है। बुलेट मार दूंगा, ऐसे फेंक के मारूंगा सर, हाथ से फेंक के बुलेट मारूंगा तुमको। ये बुलेट ऐसे फेंक के मारूंगा कि तुम रो दोगी, हा हा हा, मर जाओगी। तो वो क्या करेगी? जा जा जा, चोरी का कोर्स करके आ। कोविड में चोरी सीखी है तूने, कोविड वाले लोगों को कुछ नहीं आता। ऐसे करके मजाक उड़ा के भगा देगी वो। भाई कुछ होगा, क्योंकि बुलेट से किसी को डर नहीं लगता। और वही तुमने धीरे से गन निकाल लिया, अच्छा मैडम जी, गन के अंदर डाल दी बुलेट, अब बताओ उड़ा दूं? अब बोलेगी, अरे बाबा रे बाबा, ना ना ना, ले लो पैसे ले लो। देखिए क्यों, तुम्हें डर बुलेट के मास से नहीं लगता, मास तो है ही नहीं बुलेट है। जब वो गन से फायर होती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत तेज निकलती है, तो तेज वेलोसिटी से भी दर्द हो जाता है। समझ रहे बात को? अरे भाई बात बात समझ में ही नहीं आई। तो दो चीजें जो तुम्हें चोट लगा सकती है, एक है मास और एक है वेलोसिटी। दो के कारण ही लगती है। देखो कोई बॉल तुम्हें धीरे फेंकेगा नहीं लगेगा, एकदम जोर से आती हुई बॉल पकड़ने में हालत खराब हो जाती है। तुमने देखा होगा वॉलीबॉल वगैरह जो लोग खेलते हैं हैंडबॉल, वैसे पकड़ के बॉल को वापस रिटर्न मारते बेटा उसमें। मैंने एक बार ही लाइफ में अपनी वॉलीबॉल खेला है, वो वॉलीबॉल था हैंडबॉल था, मुझे डिफरेंस ही समझना आता आज तक। वो भी मैंने खेला था, बीएसएफ कैंपस होता है इंदौर में, ठीक है। तो बीएसएफ कैंपस में दोस्त था, वहां गया था मैं, तो वहां खेला था मैंने। वो लोग रोज शाम को वॉलीबॉल खेलते हैं, करना। तो मेरे को एक बार खेलने को बोला था भाई, मैं आधा टाइम तो वो बॉल आई और मैंने रिटर्न मारी, और उसके बाद तक मैं 1 घंटे तक सीधे यूं ही झुकी रहा था, क्योंकि इतना दर्द हुआ मेरे हाथ में। क्योंकि वो बॉल में मोमेंटम बहुत हाई था, बॉल तो हल्के मास की थी, पर वो इतने ट्रेंड और इतने मसल वाले बंदे थे जो उन्होंने मारा। अब मेरे को देख के तुम्हें लगता है ये कितनी फिट हुए हैं, हाल हाथ टूट के भाई मुझे ऐसा लगा था ये इसमें फ्रैक्चर ना हो जाए। तो डर किससे लगता है बेटा?
डर किससे लगता है बेटा? मोमेंटम से। समझ में बच्चे बात आई? तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड टू बी प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी and is denoted by p vector is equal to mv vector। आया बेटा बात समझ में? बोलो बोलो, क्लियर है बच्चों बात? यस। होता ही नहीं होता? हाँ। अब उसको समझो ध्यान से। लेट अस से अगर धीरे से बॉल फेंकूंगा दर्द नहीं होगा, पर अगर वहीं पे मैंने मेटल की बॉल ले लिया, तुमने देखा होगा कभी अगर तुमने क्रिकेट खेला हो तो पहले प्लास्टिक की बॉल से खेलते थे और एक लेदर की बॉल से भी खेलते हैं कई लोग। चोट किससे ज्यादा तेज लगती है? सेम स्पीड से आ रही है तो भी ज्यादा लगती है लेदर की बॉल से, बहुत बुरी लगती है, चिढ़ जाती है। प्लास्टिक की बॉल से इतनी नहीं लगती। लेदर की बॉल तो भाई बहुत बहुत दर्द होता है, लगती है तब। होता ही नहीं होता? क्यों? क्योंकि मास ज्यादा होता है। तो लगाने के लिए दो चीज चाहिए, वही मोमेंटम होता है बेटा। इंपल्स क्या होता है? मोमेंटम का चेंज। ठीक है, लेटर से सिंपल सी बात करते हैं। इंपल्स क्या होता है बेटा? मोमेंटम का चेंज, P2 माइनस P1 या mv2 और mv1, तो mv2 माइनस v1। चेंज इन मोमेंटम को ही इंपल्स बोलते हैं। ठीक है, अरे बेटे क्लियर है बच्चों बात? इंपल्स के एक और डेफिनेशन होती है, थोड़ी देर में हम और सीखेंगे। इंपल्स क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम। सेकेंड डेफिनेशन इंपल्स की होती है फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम ओवर विच इट एक्ट्स। इंपल्स का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। इसको अपन आगे पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा ये। अभी सिर्फ नोट कर लो एक साथ, ठीक है? इसको मैं आगे समझाऊंगा 5 मिनट बाद, जस्ट अभी आगे समझाऊंगा, क्योंकि सेकेंड लो के बाद में आएगा ये समझ में। अभी के लिए इंपल्स मतलब क्या है बेटा? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इसको चाहो तो बाद में लिख लेना या अभी लिख लो, नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट जो नीचे के इसको मैं आगे समझाऊंगा। पहले इतना लिखो, इंपल्स क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। चलो बताइए। अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving with uniform velocity v1, उसको इंपल्स दी such that its velocity become v2। इंपल्स इज इक्वल टू, बताइए। 30 सेकेंड, सिंपल सा सवाल है बेटा, बताओ। एम वी टू माइनस वी वन का मॉड वी स्क्वायर, तो स्क्वायर v1 प्लस v2, v2 माइनस v1। बताइए कौन सा होगा सही? बताइए बताइए बताइए। आंसर है डी, डायरेक्ट है। m इंटू वी टू माइनस वी वन, खत्म। सर फर्स्ट क्यों नहीं? बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, मॉड लगाओगे तो स्केलर बन जाएगी। चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होता है। चलो एक सवाल और देता हूं मैं। एक बॉल है 1 किलो की, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। देखना ध्यान से, ये बॉल है 1 किलो की, इसे कुछ झटका मारा, इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। बताओ इंपल्स क्या होगा? इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं, mv2 माइनस mv1 भी लिख सकते हैं।
या m इंटू V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं, या V2 माइनस V1, बताओ। m है 1, 20 माइनस 10 क्या जाएगा 10, यूनिट क्या हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, इजी है, हाँ तो आसान था, गुड। सवाल चेंज। ये इधर जा रहा था 10 से, ठीक है। अब बताओ इम्पल्स क्या होगा, मैंने लात मारी उधर चला गया, बताओ इम्पल्स क्या होगा। बताओ क्या होगा इम्पल्स। 30 सेकेंड्स। बेटा ये वेक्टर है ना, तो V2 तो 20 रहेगा, माइनस वो 10 की जगह क्या जाएगा -10, क्योंकि उस तरफ नेगेटिव ले लो वेक्टर को। 20 प्लस 10 30, यूनिट यही kg मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आएंगे सेकेंड लॉ पे बेटा। सेकेंड लॉ से नापते हैं फोर्स कितना होगा, समझना बेटा, सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ से नापते हैं फोर्स कितना होगा, समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग लिखना स्टार्ट करें बेटा। तो देखो ध्यान से देखना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो इंपल्स होता है, डायरेक्टली proportional to the applied force that takes place in direction of which the force act। या सिंपल टर्म्स में ये बोल रहा है, फोर्स बराबर होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी की रेट को अपॉन में टाइम। क्या बोल रहा है बेटा, फोर्स क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बोले तो डेल्टा पी, रेट मतलब क्या होता है 1 अपॉन में टाइम। रेट मतलब क्या होता है 1 अपॉन में टाइम। फोर्स इसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है भाई, क्लियर है सबको, बताओ बात। तो फोर्स बराबर k टाइम्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम होगा। फोर्स को डायरेक्ट लिख देते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, इस कांस्टेंट k को हम 1 मान लेते, ठीक है 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसको कुछ भी मान सकते थे, तो सबने मिलकर बोला 1 ही मान लो, क्योंकि यहीं से फिजिक्स आगे बढ़ रहा है। इसको 2 मान लिया 3 मान लिया तो फिजिक्स अकॉर्डिंगली पूरा अपने आप एडजस्ट हो जाता, तो बोला इसको 1 ही मान लेते, तो इसको हमने 1 मान लिया, ठीक है। तो फोर्स आ गया डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब ये तो बहुत सिंपल टर्म है, ठीक है।
फॉर फोर्स फोर्स लिमिट t टेंडिंग टू 0, मतलब बहुत छोटू से टाइम के लिए क्या हो जाता है फोर्स की वैल्यू बेटा dp बाय dt। ठीक है, जब लिमिट क्या हो t टेंडिंग टू 0 तो डेल्टा बन जाता है d। तो हम क्या लिखेंगे अब से, फोर्स क्या होगा dp बाय dt। तो अब तक जो फॉर्मूला था जो भी था भाड़ में जाए सब लोग, अब फॉर्मूला चलेगा फोर्स का क्या बेटा, सब लोग लिखो, फोर्स होता है डीपी बाई डी टी, 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 फोर्स बराबर डीपी बाई डी टी। फोर्स क्या होता है बेटा डीपी बाई डी टी, फोर्स क्या होता है बेटा डीपी बाई डी टी, फोर्स क्या होता है बेटा डीपी बाई डी टी, फोर्स क्या होता है बेटा डीपी बाई डी टी। सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखना। फोर्स क्या होता है बेटा डीपी बाई डी टी, फोर्स क्या होता है बेटा डीपी बाई डी टी। समझ रहे हो बेटा, सिंपल है तो मुश्किल नहीं है, एक बार थोड़ा समझना पड़ेगा बस, इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है वैसे तो। आई होप समझ में आ जाए आपको। ठीक है, फोर्स क्या होता है बेटा डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी, फोर्स बराबर डीपी बाई डी टी। ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट है। ठीक है, इससे बहुत सारे लॉ, बहुत सारी चीजें, पूरा डायनेमिक्स, आने वाले 8-9 चैप्टर सब इस एक फॉर्मूले से डिराइव होते हैं। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ डायनेमिक्स। एक फॉर्मूला, जैसे हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसके पहले बेसिक के 3 फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने, क्या कि वेलोसिटी dx बाई dt होता है, एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, सब कुछ उससे निकला था। ऐसे ही यहां पर होगा, पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बोल दी है, क्या टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। मतलब अगर x का फोर्स हुआ, वेक्टर है, तो dp x बाई dt होगा। ठीक है, फोर्स हुआ y डायरेक्शन का, तो dp y बाई dt हो जाए। फोर्स हुआ z डायरेक्शन का, तो dp क्या हो जाएगा z बाई dt। मतलब ऐसा नहीं कि x का फोर्स y का मोमेंटम बदल दे, नहीं, जिधर का फोर्स उधर का मोमेंटम बदलेगा। ये तो सिखाया भी आपको, एक्स वाई जेड तीनों इंडिपेंडेंट चलते हैं। हम्म हम्म ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना बेटा, फोर्स रेफर टू द टोटल एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे फोर्स मतलब टोटल बाहर का फोर्स, जो फोर्स ऑन द सिस्टम एंड एनी इंटरनल फोर्सेस आर इग्नोर्ड। मतलब समझो कि जैसे मैं बैठा हूं, मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फोर्स लग रहे होंगे, जैसे मेरे पेट में खाना बच रहा है तो गुड़ू 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 का फोर्स लग रहा होगा, एक थोड़ा सा मोटा पेट है मेरा, खाना बच रहा होगा तो यहाँ से खाना खाया मैंने, इधर ऐसा आया, मोटा स्टमक होगा, गुड़ू 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 लग रहा होगा, यहाँ से इधर स्टमक किधर बोलेगा, लेवर लेवर आके गुचुक 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 कर रहा होगा, वो सब इंटरनल फोर्स है। उसका नेट में मेरी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता इंटरनल फोर्स का, वो अपने आप इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाते हैं। तो जब मुझे ऊपर से ऐसे देखेंगे तो ऐसे तो इनफाइनाइट फोर्स मेरी बॉडी के अंदर भी लग रहे हैं, उनको इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ क्या देखते हैं एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कितना लगा। ठीक भाई, समझ में अच्छी बात आई, बाहर से कितना लगा वही देखते हैं, हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं। लेट्स गो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशननेस, एकदम घटिया सा सवाल, पर आप करके बताएंगे, बताइए। बताओ। हम्म बोलो बोलो।
डीवी बाई डी टी, सबको याद हो गया हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड सवाल, न्यूटन सेकंड लॉ रिलेट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, बताइए। प्रॉपर लिखे तो फोर्स एक्सटर्नल देखते हैं, बराबर डीपी बाय डी वेक्टर लगाते हैं, तो ये सबसे एग्जैक्ट है, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। बताओ। शाबाश, वेरी गुड। क्या लगा थे, वेरिएशन इन मोमेंटम वेलोसिटी, नहीं, मोमेंटम और फोर्स, अरे ये रहा ना सेकेंड लॉ, फोर्स और मोमेंटम, मोमेंटम और एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम तो नहीं होगा ना बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स हो जाएगा dF बाई डी टी इज इक्वल टू, ये तो बकवास है, उल्टा होता है, ठीक है। चलो अब समझते, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चाटे बंद, चाटे चाटे बंद, ध्यान बोर्ड पे, कोई भी नहीं लिखेगा वरना गड़बड़ कर दोगे। अगर आपको याद हो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, मैथ्स आ रहा है बेटा, है ना, क्या होता है वो बेटा, कि कभी भी कुछ को भी डिफरेंशिएट करने से डी ऑफ एक्स इंटू वाई अपॉन में डी टी, मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तरीका सिंपल होता है, दो बच्चे हैं, दोनों साथ में हैं, ठीक है, ऐसे दो, समझो दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हें डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करो, सिंपल, बहुत सिंपल होता है, किसी में भी लड़ाई करना बड़ा आसान होता है बेटा। जैसे क्या होता है, ये बहुत सिंपल सा लाइफ का एग्जांपल है, मेरे को दो बहुत अच्छे दोस्तों में लड़ाइयाँ करवानी है, तो क्या कराऊंगा, एक के पास जाके दूसरे की बुराई करूंगा, दूसरे के पास जाके पहले की बुराई करूंगा, तो मैं एक्स के पास जाऊंगा, बोलूंगा डी वाई बाई डी टी है बेटा, फिर बोलूंगा वाई के पास जाकर डी एक्स बाई डी टी, तो ये हो जाते हैं डिफरेंशिएट। ये समझ में आया, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो देखो फोर्स क्या है, डीपी बाई डी टी, पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी, मास इनटू वेलोसिटी, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, एम के पास जाके बोलोगे डीवी बाई डी टी, वी के पास जाके क्या बोलोगे, डीएम बाई डी टी, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा एम इंटू डीवी बाई डी टी, तो क्या होता है, एक्सेलरेशन, प्लस वी डी एम बाई डी टी, ठीक है। ये वी डी एम बाई डी टी को अपन प्यार से बोलते हैं फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास, फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास, जैसे कि कहीं भी मास आने या जाने से फर्क पड़ जाता है, जैसे रॉकेट है वो ऊपर उड़ रहा है, कल सिखाया था मैंने आपको, तो उसको ऊपर नीचे के बहुत सारी गैस नीचे छोड़नी पड़ती है, तो उसमें इसका मास कम होते जा रहा है, जब भी आप अपने आप के कोई मास को कम करते हो तो भी एक फोर्स लगता है, ठीक है भाई, बात समझ में आई,
फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास होता है, ये फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास होता है। बात समझ में आई? या जैसे कि कोई ऐसा आपने बड़ी सी चेन, साइकिल की चेन होती है ना, चेन, वो स्टील का जो स्टील की चेन होती है, वो छोड़ लग इस पर टक 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 करके इस पे पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर मास आते जा रहा है तो उसका धक्का पड़ेगा। ठीक है, इसे फोर्स। ये तुमने कभी वो देखा है, चलो सिंपल सा एग्जांपल दें इसका, कभी तुमने वो देखा हुआ है पाइप वाइप पकड़ा है पानी का, या मूवी में देखा है पानी का जो पाइप होता है, फायर वाले पकड़ते हैं, दुर्र से उससे पानी निकलता है पाइप से, तो उसको पता है 2-3 लोगों को मिलकर, बड़ा और मोटा पाइप होता है, 2-3 लोगों को मिलकर पकड़ना पड़ता है, क्योंकि उसका झटका लगता है से पीछे, अगर एक जना पकड़ेगा तो फेंका जाएगा पीछे। या तुमने पाइप को कभी छोड़ दो जमीन पर पानी देते हुए, वैसे सांप जैसे अपने आप ऐसे रेंगते से ऐसे हिलता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि पाइप जब पानी बाहर फेंक रहा है, मास चेंज हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, एक उल्टा फोर्स होता है, वेरिएबल मास का जनरेट। इसको हम लोग पढ़ेंगे इन डेप्थ में लेटर, बट लेट अस assume that mass is constant, तो डीएम हो जाएगा 0, चेंज इन मास 0, तो आएगा फोर्स बराबर एम ए, फोर्स बराबर मा। ये फॉर्मूला इज ओनली वैलिड इफ मास इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, सेकेंड लॉ का मेन फॉर्मूला क्या होता है, डीपी बाई डी टी ऑलवेज वैलिड। इससे डिराइव होता है ये फॉर्मूला, इससे भी डिराइव होता है ये फॉर्मूला। आया समझ में बच्चों? चलो अब चैटे ऑन करूंगा, आराम से नोट कर लो अच्छे से। तुम बचपन से सेकेंड लॉ तुमको कई लोगों ने पढ़ाया भी होगा, फोर्स बराबर मा होता है सेकेंड लॉ, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं बेटा, ये सेकेंड लॉ तब होता है जब क्या होता है, जब एक्सेलरेशन, जब मास सेम रहता है, तभी सेकेंड लॉ है। दिस इज नॉट, किसी ने बोला ना सेकेंड लॉ इज फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, गलत है। सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स बराबर डीपी बाई डी है, हमने प्रूफ करा। फोर्स क्या है, डीपी बाई, सेकेंड लॉ ये भाई फिर बता रहा हूं, तुम्हें कभी किसी ने पढ़ाया, कई स्कूलों में तक ये गलत पढ़ा देते हैं। ठीक है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ गया, अरे रही भाई, सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स बराबर डीपी बाई डी है सेकेंड लॉ। उससे डिराइव हुआ फोर्स बराबर मा प्लस वी डी एम बाई डी टी, उससे डिराइव, अगर ये 0 हुआ तब जाकर फोर्स बराबर मा होगा सेकेंड लॉ। आया समझ? कंसेप्ट पे ध्यान दो, रटो मत। जो ये रट कर जाएगा, ऐसा अटकाऊंगा ना मैं अभी आज ही सवाल में, ऐसा घुमाऊंगा तुम रो दोगे। आया समझ में? सिंपल कंसेप्ट में उटक जाता है बच्चा। डाउट देख लेते हैं, चलो। मास वेरी कब करेगा, पाइप से तुम पानी फेंक रहे हो, रॉकेट जब ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, या लेट से कोई टैंकर जा रहा है, टैंकर में खड्डा हो गया, पानी का टैंकर जाता है तो देखा अक्सर पानी नीचे गिराते हुए जाता है, तो उसमें क्या हो रहा है, फोर्स तो वही लग रहा है पर मास कम होते जा रहा है, होता ही नहीं होता, क्योंकि नीचे से पानी लीक कर रहा है। समझ में ही बच्चे बात? या तुमने कभी वो देखा हो, बलून को पूरा हवा से भर दो और उसे छोड़ दो, तुम बचते हो जाता ही नहीं जाता, तो क्या हो रहा है, मास बाहर निकल रहा है, कोई तुम फोर्स तो नहीं लगा रहे हो उसके अंदर, अब छोड़ दिया तुमने तो, पर वो क्यों से आगे जा रहा है पू करते हुए, क्योंकि पीछे से मास बाहर निकल रहा है, तो मास के कारण भी फर्क आता है। इसको हम आगे पूरा टॉपिक है, पढ़ेंगे डिटेल, एक पूरा दिन यही पढ़ेंगे। ठीक है, दिस विल बी अ वेरिएबल मास, एक पूरा टॉपिक है जिसके बाद पूरी एक क्लास जाएगी। ठीक है, 2-3 घंटे बैठ के पढ़ते हैं वेरिएबल मास, बढ़िया होता है। आए समझ में बेटा? बताओ। और फोर्स रेबल के पूर्व, आई डोंट नो ये क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड, कोई मीम है क्या? सेकेंड फॉर्मूला समझ नहीं आया, ये वाला बेटा, बेटा ये फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है
कि जब भी किसी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे इसी रूल से डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप ये लगा पर इसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता होते हैं ना, सेम बेसिक फॉर्मूलेज में आता है ये प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब नहीं पता तो अब मालूम कर लेना है इसको। चलो आओ देखे ध्यान से, बोलो बेटा क्लियर है? गुड, ऑल राइट। न्यूटन सेकेंड लॉ के कुछ और पॉइंट्स नोट करिए बेटा, नोट करिए, ध्यान से देखना बेटा। ओके, वो मैं समझ गया था, मीम ही होगा कोई, तुम मेमे ही भेजते रहते हो बेटे बेटे। चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। The acceleration of the body is directly proportional to the net force acting on the body, ठीक है भैया, and inversely proportional to mass of the body। तो उसने बोला एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स अपॉन में मास है, तो भाई इसको इधर की जगह इधर ले आया। ये मैं नहीं बोल रहा ऐसे, ये ओनली व्हेन मास इज कांस्टेंट, सही बात है, तभी लगता है ये अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई बताओ भाई, फोर्स बराबर मा था, एम नीचे लिया है भाई, अरे भाई ये था इधर लिया है, ओ नया, अरे कुछ नहीं है भाई, सेम चीज है। ठीक है, अगला देखो जान, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डायल, दिस इज अ लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। अगला देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज मेजर्ड फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम इज गिवन बाय क्या, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास। सेम सेम, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मेजर्ड फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, ठीक है भाई, नापा है इनर्शियल फ्रेम से, इज गिवन बाय सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, द फोर्स नेट, इसने इसको थोड़ा सा लिख दिया, एक्सेलरेशन हो जाता है फोर्स नेट अपॉन में मास, लिखा वही है भाई, पता है हमको फोर्स नेट होगा, एक क्यों लगेंगे, पूरा ही लेंगे। एक्सेलरेशन मींस दैट ऑफ द सिस्टम एज अ होल, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, जस्ट पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है। ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसको इग्नोर कर दो, इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ेंगे, 2 चैप्टर पर, छोड़ दो, नोट कर लो, एटलीस्ट नोट तो कर लो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है पर अभी का नहीं है। दिस विल बी स्टडीड आफ्टर इन एनर्जी वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद इन आफ्टर 2 चैप्टर्स, ठीक है, इसको तब पढ़ेंगे। अब ये 2 डायलॉग समझ में आने चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग, बताइए, हो सकते हैं चारों रॉन्ग हो, आपको सबसे ज्यादा गलत ढूंढ के बताना है। थियरी हो गई है, अब सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट 40 पेजेस तक क्वेश्चंस करेंगे, टोटल 71 क्वेश्चन है बस, ओनली 41 पे 30 क्वेश्चंस करके फिर छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। हर 1 मिनट का एक क्वेश्चन, रेडी हो? नोट नहीं किया, अरे इतना टाइम तो अब क्लास के बाद नोट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 पेज ही तो है, 4 लाइन है बस, चलो देख लो फटाफट से करो। देखे जरा, एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, डीवी बाई डी टी बोल सकते हैं, या डी टू आर बाई डी टी टू भी बोल सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन का, या v माइनस यू अपॉन में टाइम भी बोल देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये तो फोर्स बराबर मा दे रखा है, ये भी फोर्स बराबर मा दे रखा है, ये भी फोर्स बराबर मा दे रखा है, ये कुछ बकवास दे रखा है, तो आंसर ही है। टेक्निकली तो ये सारे गलत है, पर ये तो बिल्कुल ही गलत, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर यहाँ पे F बराबर dp बाई dt होता तो वो एब्सोल्युटली सही हो जाता,
पर वो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, काफी लोगों ने बी लिख दिया बेटा। क्यों? डबल डिफरेंशिएशन भी तो एक्सेलरेशन ही होता है। 15। चलो, वी कैन डिराइव न्यूटन सेकेंड लॉ, पेज 54 एंड 58 ऑफ द एनसीईआरटी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे इस पे लिख देना बेटा कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी समझनी है? डू यू वांट सम गॉसिप्स? कुछ डू यू वांट द टी? देखो ध्यान से, होता क्या है, दे आर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स, अलग अलग थॉट प्रोसीजर्स होते हैं हर फील्ड में। जैसे एक कैट लवर होते हैं, कुछ डॉग लवर होते हैं, कुछ गाय लवर होते हैं, कुछ स्नेक लवर्स होते हैं, ठीक है, कुछ बकरी लवर्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप के पेट 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 लवर्स होते हैं। समझो, वो आपस में लड़ते रहते हैं, ये सही है, ज्यादा क्यूट है, ज्यादा क्यूट है, लड़ाई होती रहती है कि नहीं होती रहती? सेम वे में फिजिक्स के भी डिफरेंट स्कूल्स होते हैं। हर ऑथर अपने टर्म्स में, अपनी बुक के टर्म्स में फिजिक्स समझाने की कोशिश करते हैं। समझो, ध्यान से देखना बेटा, हर ऑथर। तो कुछ ऑथर मानते हैं, ठीक है, कुछ ऑथर मानते हैं कि फर्स्ट और थर्ड लॉ सेकेंड से निकल कर आते हैं। क्या निकल? वो लोग मानते हैं सेकेंड जो है, फोर्स बराबर डीपी बाई डी होता है। ठीक है, तो अगर रेस्ट पर है तो मोमेंटम का चेंज जीरो है, फोर्स जीरो होगा। तो ये तो फर्स्ट सेकंड, देखो सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ निकल आया। देखो सेकंड, अगर कोई बाहर का फोर्स नहीं लगा, फोर्स बराबर जीरो, तो मोमेंटम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट। तो P1 बराबर P2 रहना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। ऐसे निकलता है इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन रिएक्शन। तो क्या हो गया? थर्ड डिराइव हो गया। तो कई लोग बोलते हैं सेकंड से फर्स्ट और थर्ड डिराइव हो सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेकंड से हो सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं हो सकते, कि न्यूटन ने तीनों सेपरेट दिए थे। ऑल थ्री लॉज आर सेपरेट। अगर एक ही होता तो एक ही दे देता। इन दोनों में लड़ाई चलती रहती। आए बेटा बात? इन दोनों में लड़ाई चलती रहती। कई लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट और थर्ड सेकंड से निकल के आए, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है सेकंड लॉ। ये चीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड लॉ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो नोट कर ही लो, आउट ऑफ ऑल थ्री, आउट ऑफ ऑल थ्री। ठीक है, तो हर टीचर भी अलग अलग बुक से पढ़ता है, उस सबसे अलग अलग चीजें मानी जाती। गलत कोई भी नहीं, सही कोई भी नहीं, अपने अपना थॉट है। किसी को कुछ गलत लगता है, किसी को कुछ सही लगता है। ठीक है, तो कुछ लोग इसका आंसर बोलते हैं फोर्थ होगा। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं थर्ड एंड फर्स्ट और सेकेंड ये होगा। इट डिपेंड। तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। ठीक है, असर आ गया तो आप ये 2 पेज पढ़िए और मुझे अगली क्लास में सोच के बताइए आपको क्या लगता है कौन सा स्कूल सही। ठीक है, मैं तो मानता हूं हो जाते हैं, तो मैं मानता हूं थर्ड सही है। पर मेरे ही कुछ कलीग टीचर्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग फिजिक्स पढ़ाते हैं इंडिया में। कई सारे टीचरों से मैं भी पढ़ा हूं, कई सारे टीचरों के लेक्चर्स मैंने भी देखे हैं। कुछ टीचर्स मानते हैं थर्ड सही है, कुछ टीचर्स मानते हैं फोर्थ सही है। तो इट इज अ वेरी बिग लड़ाई जो चलती रहती है हमेशा। तो आप अपने मर्जी के हिसाब से पेज 54 एंड 58 एनसीईआरटी के पढ़ेंगे, इसलिए मैंने पेज नंबर भी डाला, और आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या लगता है इसमें। इट इज एग्जाम में आया तो इट इज अ प्योर गैम्बल, कोई फिक्स आंसर नहीं है ना बेटा। जब पेपर चेक करेगा उसने कौन सी किताब पढ़ रखी है उस पर डिपेंड करता है। तो आप खुद अपने आप डिसाइड करेंगे। तो ठीक है, इट इज अ वेरी गुड कंट्रोवर्शियल पार्ट, मजा आता है ऐसी चीजों में। ऐसे आने के चांसेस ना बराबर होते हैं,
आता नहीं है। द रिलेशन F इज इक्वल टू एम कैन नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ इफ, बताओ बताओ कब नहीं हो सकती है रिड्यूस? ठीक है, बोलो बोलो बोलो। नहीं, अब अलग अलग टीचर से लेक्चर देखोगे सब अलग अलग चीजें मानते हैं, सब अलग अलग चीजें मानते हैं और कोई भी गलत नहीं है, सब अपनी थिंकिंग अकॉर्डिंग मानते हैं। ठीक है, तो इट इज अ थिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन आप किससे पढ़ रहे हो। मैं कंट्रोवर्सी में फंसता नहीं हूं, चाहे फिजिक्स की हो या कहीं और लाइफ की। तो इधर ध्यान रखें, खुद अपना डिसीजन ले, खुद पढ़े, पेज नंबर लिख दिए। मास डिपेंड ऑन टाइम, मास बदल गया तो ये वैलिड ही नहीं होगा। आंसर है इसका फोर्थ। आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? चलिए, द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम कॉजेज द सेम चेंज इन मोमेंटम फॉर डिफरेंट बॉडीज। सही बात है कि मास अलग अलग हो सकता है। तो सवाल होमवर्क करिए। ये सही है, ये सही है। Great opposing force is needed to stop a heavy body and light body in the same time with same speed। फोर्थ ही गलत होगा। ठीक है, अगला देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। अच्छे सवाल है बेटा। कोलिजन कैसे समझते हैं अपन? फर्स्ट लॉ ओनली, सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड लॉ, सेकंड एंड थर्ड लॉ से चलो समझते हैं। इस वाला भी समझते हैं, चलो देखो, इसको नोट कर लेना बेटा, नोट इट डाउन। अच्छा है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड बाय। देखो, तो दो चीजों में टक्कर हुई, कैसे समझ में आता है? टक्कर हुई, फर्स्ट लॉ तो कोई मैटर ही नहीं करता। टक्कर में कितना फोर्स लगेगा कैसे मालूम पड़ेगा? सेकंड लॉ से। और एक और दो में टक्कर हुई है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर भी बनेगा। एक में होती तो नहीं होता ना, दो में टक्कर हुई तो क्या होगा? एक्शन रिएक्शन फोर्स बनेगा, थर्ड लॉ भी लगेगा। सेकेंड एंड थर्ड लॉ से मिलकर हम समझा सकते हैं कोलिजन्स को। दो चीजों में जो टक्कर होती है ये किसे समझा जाता है? सेकेंड और थर्ड लॉ। ठीक है, रिसेंट डाउट लिखने का क्यों, क्या डाउट है पूछो ना। घर में अकेले डर लग रहा है बेटा तो घर का गेट लगा ले अच्छे से ना, सोया घर का गेट लगा ले और घर में जोर जोर से किसी मंदिर कोई सारी लाइटें जला दे और तेज में वॉइस में गाने लगा, पूजा वूजा आरती आरती गाने लगा दे। ठीक है, तो लोगों को लगेगा घर में बहुत सारे लोग हैं तो कोई चोरी करने नहीं आएगा। ठीक है, फिर समझ में बच्चों बात? और क्लियर है बच्चों? और बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है तो पास में जो भी मंदिर मस्जिद जो भी हो चले जाओ वहां पे, वहां जाके बैठ जाओ, क्या दिक्कत है ना? ठीक है, फिर क्लियर है बात? तो थोड़ा सा ही रहेगा, बाकी तो घर में 1-2 घंटे में कोई ना कोई आ ही जाएगा घर में। देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा कोलिजन में एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। बम फूटता है उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। पहले कोई एनर्जी नहीं थी, बम फूट गया, टक्कर हो गई दो, उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि तुम डाउट नहीं पूछते, तुम बकवास कर, डाउट पूछोगे तो आएगा ना, डाउट कहाँ आएंगे? वाई नॉट वन? क्योंकि एनर्जी कोलिजन में एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ये इसका जवाब पता है आप लोग बताओ, क्या जवाब दिखा दिया को सब लोग मिलकर समझाओ। रिड्यूस मतलब क्या है? मतलब डिराइव हो सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता है बेटा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ओनली गलत है, सेकेंड लॉ ओनली गलत है, सेकेंड और थर्ड लॉ से मिलकर समझाते हैं। कैलकुलस। फिर भाई फोर्स बराबर क्या है? डीपी बाई डी टी, या मा भी होता है अगर मास कांस्टेंट है तो एम इंटू डीवी बाई डी टी भी लिख सकते हैं इफ मास इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? इंपल्स क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स को आप
इम्पल्स अपॉन में टाइम भी लिख सकते हो। इम्पल्स को कैसे लिख सकते हो आप? फोर्स इंटू टाइम, एफ डी टी का इंटीग्रेशन। डेल्टा पी या डीपी बोलो क्या होता है? इम्पल्स हो जाता है। इम्पल्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, या फिर मास इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन से क्या आता है? चेंज इन वेलोसिटी। मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है। तो इसमें से कुछ भी यूज में आया जा सकता है। यह है डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस, यह है इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन। फुल कैलकुलस लगता है बेटा, डिफरेंशिएशन भी लगेगा और इंटीग्रेशन भी लगेगा। सिंपल सवाल होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, कुछ नहीं। देखो बेटा, फोर्स बराबर डीवी बाई डी टी पता था, या मा भी होता है, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? डीवी बाई डी टी। इंपल्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डी टी। फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन डी टी। सिंपल सवाल। रेडी हो? लास्ट वाला कैसे है बेटा? क्योंकि अरे फोर्स बराबर मा और मोमेंटम बराबर एम वी, तो जब चाहे वहां पे यूज कर लो ना बेटा। मास कांस्टेंट मानना होता है इनमें, ठीक है? मास कांस्टेंट हो। फोर्स को क्या लिख दिया मैंने? मा लिख दिया, ऐसे आया। ठीक है, इंपल्स क्या हो जाएगा? एफ बराबर चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होता है, इंपल्स बाय डी टी। डी टी इधर आ गया, एफ डी टी का इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा? इंपल्स आ जाएगा। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन रख दो। तो दिस आर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। ठीक है, कर लिया नोट? स्टार्ट। एक मिनट बहुत है, करके बताइए। डाउट देख लेता हूं मैं। कैलकुलस में क्या होता है बेटा? कैलकुलस बेटा कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको 10 तक लग जाते हैं ना बेटा, तो में कैलकुलेटर एक डिवाइस होती है। जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जैसे आपको तबीयत खराब हुई, आपको 10 से लग गए, तो कैलकुलेटर की जब तबीयत खराब हो जाती है, वो पगला जाती है, तो उसको कैलकुलस बोलते हैं बेटा, है ना? होता है ऐसा कभी कभी। अंदर कैसी बात कर रहा है आर्या बच्चा? कैलकुलस क्या होता है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो हम पढ़ते हैं बेसिक मैथ्स में, उनको मिला के कैलकुलस बोलते हैं। अगर आपको नहीं आता तो एक बार बेसिक मैथ्स पढ़ कर आओ, ठीक है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। हम्म इंटीग्रेशन बेटा कैसे होगा? अरे बेटा डिफरेंशिएशन को उल्टा होता है इंटीग्रेशन। देख, फोर्स बराबर क्या होगा? डीपी बाई डी टी। तो डीपी क्या आ जाएगा? एफ डी टी। इंटीग्रेशन कर दो, चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स जो चाहे बोलो, क्या जाएगा? फोर्स डी का इंटीग्रेशन कर दो। फोर्स का इंटीग्रेशन 12 टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 13 टी क्यूब बाय 3। लिमिट है यहाँ पे बेटा, 0 से नहीं है, 1 से 3 की लिमिट दे रखी है। तो लगाए, 2 से काटो 6, 3 से काट दो 3 है, यहाँ पे 3 ही था बस, है ना? 3 से काटो 3। तो इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम क्या आया बेटा? 60 स्क्वायर प्लस टी क्यूब। लिमिट क्या है? 1 से लेकर 3 तक। तो एक बार 3 रखेंगे, -1 करेंगे। 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब।
6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 6 दा 54, 3 का क्यूब 27 माइनस 6 1 दा 6 प्लस 1 7 माइनस कर दो 54 27 माइनस 7 20, आंसर आ जाएगा 74। चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया 74। इसी को इम्पल्स भी बोल सकते हो आप चाहो तो, एक ही बात है। आंसर है थर्ड। तो बहुत गंदा करा तुम लोगों ने, क्या कर दिया डायरेक्ट इसको क्या कैसे करा, तुम्हारा आंसर कैसे आया बताओ, हाउ डिड यू डू इट। टाइम इंटीग्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैंने वैसे ही ज़्यादा टाइम दिया। यू हैव टू बी फास्टर बेटा, है ना। टाइम और देना मत मांगो, खुद अपनी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है बेटा। अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो अब टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, जो कि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं। बच्चे सवाल कल करेंगे यहाँ से बेटा, अब थोड़ा प्रैक्टिस खुद भी करो। फोर्स से ये फंक्शन ऑफ इम्पल्स विद टाइम विद बताना है कैसा होगा, ठीक है। इसमें t बराबर 0 पे इम्पल्स 0 मान, ठीक है, या मोमेंटम 0 मान दे तो हो जाएगा सॉल्व। लिमिट बॉडी ऑफ मास ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कैसे करोगे, डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर टाइम और फिर मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो ये करके बताओ। चलो टाइम इस बार दे दिया 2 मिनट दिया, जाओ अब तो कर लोगे, 2 मिनट दिया है, करके बताओ। चलो पूरे, मैं बहुत दानवीर हूँ, पूरा 2 मिनट दे दिए, इससे दानवीर कौन मिलेगा तुमको बेटा, फुल 2 मिनट्स गिवन। हम्म मैं बोल नहीं रहा, वॉइस कैसे आ जाएगी, मैं बोलूंगा तो वॉइस आएगी ना। समझ में आया क्या किया, मैंने कुछ बोला ही नहीं। अरे मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी ना, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो म्यूट में सॉल्व कर रहा था। समझ में आया किसी को क्या हुआ यहाँ। नहीं नहीं सर, हमारा ध्यान था नो वॉइस लिखने में था। अरे बेटा इसको डिफरेंशिएट करा वेलोसिटी आई, डिफरेंशिएट करा एक्सेलरेशन आया, जब एक्सेलरेशन आ गया तो फिर क्या हो गया उसके बाद, क्यू और आर दे रखा है इन्होंने 4 और 5,
P लगा नहीं लगा क्योंकि 0 हो गया, रख दिया, टाइम को 2 रख दिया, एक्सेलरेशन आ गया 68, सब फटाफट के वैल्यू। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, आंसर आ गया। ये वाला भी कर ही लो, एक ही तो है, कर लो। फोर्स ये है, इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, 500 माइनस 100 टी, करो इंटीग्रेट, 500 का हो जाएगा 500 टी, ठीक है, माइनस 10 टी स्क्वायर बाय 2, काटो 50, तो आ जाएगा 500 टी माइनस 50 टी स्क्वायर। ग्राफ्स सिंपल कंसेप्ट होता है, वही सेम कंसेप्ट है। अगर मुझे दिया मोमेंटम टाइम ग्राफ, इसका स्लोप क्या होगा बताओ, dp बाय dt मतलब फोर्स, मुझे दिया फोर्स टाइम ग्राफ, इसका एरिया क्या होगा बताओ, एरिया होता है इंटीग्रेशन एफ डी टी, या जाएगा चेंज इन मोमेंटम या फिर इंपल्स, जो चाहे बोलिए, यही है ग्राफिकल क्वेश्चंस, ठीक है। सेम चीज जो पढ़ते आ रहे हैं, स्लोप मतलब डीवी डिफरेंशिएशन, एरिया मतलब इंटीग्रेशन, जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे, कुछ नया नहीं है भाई। अब यहां से कल पढ़ करेंगे क्वेश्चन बेटा, कल अच्छे क्वेश्चन, सारे होमवर्क है आपके लिए, कल क्लास में डिस्कस करेंगे, करके आना अच्छे से, कुछ बहुत बढ़िया सवाल भी इसमें, ठीक है, कल डिस्कशन होगा। और इसके बाद काइनेमेटिक्स मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि ये सवाल हो गया, एक बता रहा हूं, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ मास ऑफ 10 ग्राम फॉर 10 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम बताओ कितना होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम हो जाता है फोर्स इंटू टाइम, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा 10 इंटू 10 100, ये तो बड़ा सिंपल है, नहीं कुछ अच्छा सवाल, एक सवाल मैं करके बता रहा हूँ, बस छुट्टी कर दूंगा कोई सा भी। ये देखो, a constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 10 kg, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फोर्स और मास दे दिया है, तो एक्सेलरेशन निकालोगे फोर्स अपॉन में मास से, 50 अपॉन में 10 से आ जाएगा 5। अब ये क्वेश्चन चला गया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, इनिशियल स्पीड u दे दी है, रेस्ट मतलब v0 आ गया है, तो आ जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, 0 बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू आफ्टर टाइम दे रखा है, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 18, 0 इज इक्वल टू यू कितना है 10 प्लस ए इंटू टाइम कितना दे रखा है 10, एक्सेलरेशन दे रखा है 5 या -5 क्योंकि रिटार्डिंग है ना, -5 इंटू टी, 10 बराबर 5t, टी आ जाएगा 2 सेकेंड। तो यहां पर क्या होगा, आपको काइनेमेटिक से कैसे रिलेट करेंगे, हमेशा ऐसे रिलेट करेंगे, क्या होगा, फोर्स अपॉन मास से निकलवा लेंगे एक्सेलरेशन और फिर लगा देंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, या 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलवा लेंगे एक्सेलरेशन और पूछ लेंगे फोर्स। तो ऐसा घबराना मत ऐसे सवालों में, ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं ऐसे। फिर कुछ वेक्टर का सवाल है, चलो यहां से कल देखें, ग्राफ वाले क्वेश्चन से अपन कल चालू करेंगे डिस्कशन, और उसके बाद ये वाले काइनेमेटिक्स मिक्स वाले सवाल करेंगे, 4-5 एक्स्ट्रा सवाल है, फिर हम चालू करेंगे अगले टॉपिक को, ठीक है। होमवर्क है क्लास क्वेश्चंस कर लेना बस, और कुछ मत करो, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्लास क्वेश्चंस कर लो, दैट्स इट, ठीक है, चलो थैंक यू।
समझ में आया लेक्चर? इजी लेक्चर था आज का, तो बहुत ज्यादा आसान था। इसका आंसर क्या था? कौन सा क्वेश्चन का है ये? कौन सा क्वेश्चन का पोल है भाई ये? इसका कौन सा वाला? ये इसका है क्या? 48 वाले का है क्या? 48 वाले का है, 1 1 है इसका आंसर, है ना? हाँ नाइस, सही है। तो सबको समझ में आया? बताओ यस या नो। बोलो बच्चों, क्लियर है सब कुछ जो आज पढ़ा अच्छे से? सिंपल था ऐसे तो, कुछ ऐसा टफ था नहीं आज की क्लास में। इट वॉज इजी क्लास, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा, ऐसे मजा आना चाहिए क्लास में। क्लास सिंपल ही होती है, सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। कल थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफिकल्ट मैथमेटिकल पार्ट होगा बेटा, तो गो विद मैथ्स, एक बार बेसिक मैथ्स टाइम मिले तो रिवाइज कर लेना, थोड़ा फायदा हो जाएगा, है ना। क्लास में अच्छा समझ में आएगा। और इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर जितना भी तुमने मोशन इन 1D 2D में पढ़ा है ना, अब सब कुछ मिक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे मिक्स हो जाएगा? एक्सेलरेशन से। फोर्स दे, अब और कोई तरीका ही नहीं जोड़ने का, एक ही तरीका है, एक्सेलरेशन। सब कुछ कैलकुलेट करके एक्सेलरेशन निकाल लिया, उससे फोर्स पूछ लिया। ये कभी कभी मोमेंटम पूछ लेते हैं, तो कैसे कर लोगे? वेलोसिटी निकाल लो, मास मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम आ जाएगा। और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।